डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए। अमीन्स चैप्टर जो 13 है 12th में, उसके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर वाइज चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कोई क्वेश्चंस भी आते हैं। इनको कर लो तो सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प मिलती है। अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज़। जो ज़्यादा बेसिक होता है उसकी पीकेबी कम होती है। पीकेबी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। पीकेबी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ये याद रखना। अब हमें मालूम है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट मोस्ट बेसिक हो गया। उससे कम ये प्राइमरी है। ये तो बेंजीन रिंग वाले तो कम होंगे, क्योंकि एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स कम बेसिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में चला जाता है। तो ये दे आर नॉट एबल टू रिलीज लोन पेयर इजीली। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमीन प्राइम ओपन चेन में है, तो ये ज़्यादा होगा। उससे कम नंबर 2 ये होगा, फिर नंबर 3 ये हो जाएगा और नंबर 4 ये होगा। तो लीस्ट बेसिक जो होगा वो सब उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज़, तो सबसे ज़्यादा तो पीकेबी वैल्यूज़ इसकी होगी, एनिलीन की। फिर उससे कम ये हो जाएगा C6H5 NHCS3। फिर उससे कम आपका ये होगा C2H5 NH2 और सबसे कम होगा आपका C2H5 होल ट्वाइस NH। बात समझ लीजिए, पीकेबी उसकी कम होती है, ज़्यादा होती है जो कम बेसिक होता है। तो सबसे कम बेसिक इसके अंदर ये है एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के अंदर जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में चला जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये बेंजीन रिंग में चला जाएगा, तो इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये सबसे कम बेसिक होगा। और ये जो है, इसके केस में भी बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी बेंजीन रिंग के ऊपर है। बट इसमें क्या है कि इसका लोन पेयर जाएगा, बट CH3 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मान लो इसका H यहाँ पे ले ले ऊपर, इसका लोन पेयर अंदर जाएगा तो थोड़ा सा CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा देगा। तो इसकी थोड़ी सी बेसिसिटी इससे ज़्यादा है, तो इसकी सबसे कम है। तो जिसकी बेसिसिटी कम होगी उसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा पीकेबी इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी और उससे कम इसकी होगी। और सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेसिसिटी, और हमें मालूम है जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसका पीकेबी कम होगा। सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी थी, तो इसका पीकेबी सबसे कम है। और जिसकी बेसिसिटी सबसे कम है उसकी पीकेबी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हमने अरेंज कर दिया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इनको लगाना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमने बताया था आपको कि जो सेकेंडरी है, अगर टर्शियरी होता तो टर्शियरी को सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी, पर यहाँ तो सेकेंडरी है तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो गई। फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब ये तो बेंजीन रिंग पे हैं, तो इनकी तो कम हो जाएगी। सेकेंड ये हो जाएगा, ये प्राइमरी है। अब इनके अंदर ये एनिलीन है, इसकी तो सबसे कम होगी, क्योंकि इसका बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा लोन पेयर, एंड इट विल नॉट बी एबल टू डोनेट लोन पेयर। इसमें दो जने इलेक्ट्रॉन देने वाले इसको है नाइट्रोजन को, तो थर्ड पोजीशन इसकी आ जाएगी और ये फोर्थ हो जाएगा। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले आप लिखोगे C2H5 होल ट्वाइस NH, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद CH3 NH2 हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन चेन पे हैं तो लोन पेयर आसानी से दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये है बेंजीन रिंग के ऊपर है, ये इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं हम, C6H5 N के ऊपर CH3 इधर भी है और CH3 इधर भी है। और ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसका भी लोन पेयर जाएगा, बट इसको दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इनके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। अब इसके अंदर दो जने लोन पेयर इसको दे रहे हैं, इसके ऊपर दो जने हैं लोन पेयर देने वाले। इधर से भी कार्बन 2 दे रहे हैं, इधर से भी कार्बन 2 दे रहे हैं लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है। उससे कम प्राइमरी वाले की है, उससे कम ये बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे, NN डाइमिथाइल एनिलीन कहेंगे इसको, और सबसे कम एनिलीन की होगी। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे जब भी NH2 लगाया तो उसकी
उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। किसमें दिखना है? एनिलीन में देखना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन में देखना है एंड पैरा टॉल्विडीन में देखना है। टॉल्विडीन, पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एनिलीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी लगाओ तो उसको टॉल्विडीन कह देते हैं, और पैरा पे लगा है तो ये पैरा टॉल्विडीन हो गया। पैरा नाइट्रो एनिलीन NO2 लगा हुआ है, एनिलीन ये है और नाइट्रो लगा हुआ है और ये एनिलीन है। ठीक है जी। अब इनमें बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेगा। इस पर तो कुछ भी नहीं लगा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। पैरा टॉल्विडीन विल बी मोर बेसिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब भी लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सबसे कम ये होगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये सेकंड पे आ जाएगा और ये थर्ड है। तो ऑर्डर आप क्या कहोगे कि सबसे ज़्यादा हिंदी इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो सबसे ज़्यादा पैरा टॉल्विडीन होगा। यहाँ पे लिख देते हैं पैरा टॉल्विडीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर उससे कम हो जाएगा एनिलीन और उससे कम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। पैरा टॉल्विडीन, फिर एनिलीन, फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इट विल डिक्रीज बेसिसिटी। तो इसलिए पैरा नाइट्रो एनिलीन का सबसे कम होगा और पैरा टॉल्विडीन का सबसे ज़्यादा होगा। एनिलीन बीच में आ जाएगा, ना इसमें कोई विड्रॉइंग लगा है अलग से, ना कोई रिलीजिंग, तो ये बीच में आ जाएगा। ओके जी, तो इस तरह से ये बेसिसिटी इनकी लग गई। अब ये जो एक आखिरी वाला है इसको और देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, इनको हटा देते हैं। बी पार्ट में ये कह रहा है कि एनिलीन है, मिथाइलमीन है और CH2 है। तो एक तो ये है एनिलीन है, C6H5NH2 है, और एक C6H5 NHCH3 है, NHCH3 है, और एक जो है ये है C6H5 CH2NH2। ठीक है, तो आप देखिए इसकी तो बेसिसिटी बहुत कम है, क्योंकि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में चला जाएगा तो नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसका लोन पेयर जाएगा बट इसको CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगी, तो कुछ तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। और इसके अंदर तो लोन पेयर इसका जा ही नहीं पाएगा बेंजीन रिंग में, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग डायरेक्टली। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा, उससे कम इसका होगा और सबसे कम एनिलीन का होगा। तो आपको कहना है कि बेसिसिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसकी है और सबसे कम इसकी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो NH2 ग्रुप है इट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट्स लोन पेयर विल नॉट गो इन रेजोनेंस, हेंस इट विल बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसको हम बेंजाइलमीन कहते हैं, वैसे नाम लेंगे तो बेंजाइलमीन हो जाएगा। ये N-मिथाइल एनिलीन, N-मिथाइल एनिलीन होगा और ये तो खाली एनिलीन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी है, उससे कम इसकी है, क्योंकि इसका लोन पेयर बेंजीन में जाएगा बट CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है तो कुछ डेंसिटी बढ़ी रहेगी, बट इसका लोन पेयर चला जाएगा और कोई देने वाला नहीं है, तो इट इज़ लेस बेसिक बिकॉज इट्स लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये हमने कर दिया, इनको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जो बचे उनको करेंगे। इसको हटाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के हम फोर्थ पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट पहले कर लिया था। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में केवल +I इफेक्ट देखते हैं। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसमें 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखते हैं, +I इफेक्ट भी देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में जब हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखते हैं।
स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस आई इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जब हम बेसिसिटी गैशियस फेज में देखते हैं मीन्स की, तो खाली उसमें प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, उसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी तो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पे जो टर्शियरी अमीन होगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये टर्शियरी अमीन है, उससे कम सेकेंडरी होगी, ठीक है, उससे कम प्राइमरी अमीन होगी, और फिर अमोनिया सबसे कम हो जाएगा। तो हम इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले बेसिक जो होगा टर्शियरी अमीन होगा, उससे कम सेकेंडरी अमीन होगा, ठीक है, और उससे कम प्राइमरी अमीन होगा, और सबसे कम अमोनिया होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। अमोनिया में तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर होता ही है, इधर C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी बढ़ती है, इट कैन डोनेट लोन पेयर ईजिली, ठीक है। तो इसकी टर्शियरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, और अमोनिया की सबसे कम होगी, क्योंकि अमोनिया में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो हटा देते हैं फोर्थ पार्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बेसिसिटी लगा दी इनकी इन गैशियस फेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। इसमें इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, C2H5OH, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। फिर उससे कम इथाइल अमीन की होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें ज़्यादा होगी, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ही हाइड्रोजन है। इसकी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम अमीन की होगी, और प्राइमरी अमीन की, और फिर सेकेंडरी की, सॉरी सेकेंडरी होना चाहिए था, टर्शियरी नहीं है, सेकेंडरी अमीन की, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन से ज़्यादा होने का कारण क्या है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग मोर इन दिस केस, मोर स्टेबल देन अमीन्स। एंड प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी, इसलिए प्राइमरी अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी अमीन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में लग गए। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट क्या कह रहा है? 6th पार्ट में ये कह रहा है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमीन की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, और ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है। हमें सॉल्युबिलिटी 2 चीज़ों पे देखनी है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में कम है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी C2H5NH2 की होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसमें थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है C2H5 में, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी। और इसके अंदर तो बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होगी, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा प्राइमरी अमीन की, उससे कम सेकेंडरी अमीन की, और सबसे कम बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक अमीन्स की कम होगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़े होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमीन की ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हटा देते हैं क्वेश्चन, इसको हटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। 5th क्वेश्चन लिखेंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 4th क्वेश्चन तक कर लिया था। 5th क्वेश्चन करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट, इसमें है इथानोइक एसिड को मीथानमीन में। ये इथानोइक एसिड है, ठीक है, 2 कार्बन वाली है। अब हमें ये बनाना है, एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करने के लिए हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम एक कार्बन कम करना है, तो हम पहले इसके अंदर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जब भी हो सकता है जब अमाइड बने, तो पहले इसको अमाइड में चेंज करने के लिए अमोनिया के साथ हीट कर दो। जब अमोनिया के साथ हीट करोगे तो इट विल चेंज इनटू CONH2, क्योंकि वाटर निकल जाएगा अमोनिया के साथ जब हीट करोगे, तो इट विल फॉर्म CONH2, अमाइड बन गया। अब अमाइड को जब ब्रोमीन और KOH दोगे,
ब्रोमीन और KOH दोगे, हीट करोगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका काम है एक कार्बोनाइल ग्रुप को कम कर देगा, CO को कम कर देगा, तो यू विल गेट CH3NH2। ठीक है, ये जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसका करोगे तो CO ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा CH3NH2। तो आपका इथानोइक एसिड से मीथानमीन बनाना है, तो दिमाग में पहले ही आ गया कि एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम करने का एक तो डिकार्बोक्सिलेशन से भी है, पर डिकार्बोक्सिलेशन से बेटर यहाँ पे अमाइड वाले से होगा, क्योंकि हमें अमीन ही बनाना है फाइनल। तो हमने क्या किया कि इथानोइक एसिड को हमने अमोनिया के साथ जब हीट किया तो इथानमाइड बन गया, और इथानमाइड को इसको हम नाम लिख देते हैं इथानमाइड। इथानमाइड को जब हम ब्रोमीन KOH देंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो एक कार्बन CO कम हो जाएगा, तो यू विल गेट प्राइमरी अमीन। तो ये इथानोइक एसिड से मीथानमीन बनाने का तरीका है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हेक्सेन नाइट्राइल को अमीनो पेंटेन, इसमें भी एक कार्बन कम करना है। हेक्सेन नाइट्राइल ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन नाइट्राइल है, और हमें अमीनो पेंटेन बनाना है, तो 5 कार्बन वाले में NH2। तो एक कार्बन इसमें भी कम करना है, तो इसके मतलब है इसको भी अमाइड करना पड़ेगा और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लगाना पड़ेगा। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन जब भी होगा जब अमाइड बनाओ, तो पहले से ये नाइट्राइल था, हेक्सेन नाइट्राइल है, इसको अमाइड बनाते हैं। इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लो, H2OH+ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि अमाइड बन जाता है, इसके ऊपर C के ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा और N के साथ H2 आ जाएगा, तो ये अमाइड बन गया। अब इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दो, ब्रोमीन KOH दे दो, हीट कर दो। तो जब ब्रोमीन अल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करोगे तो ये CO कम हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोपेन अमीन। 1 2 3 4 5। तो उसने हमसे कहा ना अमीनो पेंटेन, तो इसको 1 अमीनो पेंटेन भी कह सकते हैं या प्रोपन अमीन भी पेंटन अमीन भी कह सकते हैं, 1 अमीनो पेंटेन। ठीक है, हमें एक कार्बन कम करना था, हमारे पास हेक्सेन नाइट्राइल था और हमें अमीनो पेंटेन बनाना, तो एक कार्बन कम करना है और अमीन भी बनाना है। तो इसके मतलब है दिमाग में आना चाहिए कि अमीन भी बनाना है और एक कार्बन कम भी करना है, तो इसके मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यूज़ किया जा सकता है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कब काम करता है, जब अमाइड हो। अमाइड कैसे बनेंगे, ये नाइट्राइल था, इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बन जाएगा, और अमाइड पे जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाओगे तो फिर वो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो अमीनो पेंटेन बन जाएगा। ओके, तो इसको हटा दे, तो हमारा ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है मिथानॉल से इथानोइक एसिड। अब ये मिथानॉल है और ये इथानोइक एसिड है, हमें एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, KCN से बढ़ाते हैं। तो KCN से बढ़ाएंगे तो एसिड बनाना भी आसान हो जाएगा, बट KCN काम करता है हेलो एल्केन पे। तो पहले अल्कोहल को हम हेलो एल्केन बना लें। हेलो एल्केन बनाने के लिए SOCl2 दे दो, HCl दे दो, PCl3, PCl5, NaBr, रेड फॉस्फोरस आयोडीन दे सकते हो, कुछ भी। तो SOCl2 देंगे तो ये CH3Cl हो गया, SO2 और HCl अलग हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक कार्बन बढ़ाना है क्योंकि हमको इथानोइक एसिड बनाना है, तो इसको KCN दे दो। अल्कोहलिक KCN जब दोगे तो ये CH3CN हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, 2 बार पानी दोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, ये वाटर हाइड्रोलिसिस, तो ये एसिड बन जाएगा। पहले अमाइड बनता है, फिर पहले ऐसे बनेगा CONH2 और फिर फर्दर जब पानी मिलेगा इसको तो CH3COOH हो जाएगा। इज इट ओके? तो हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, इसीलिए हमने इसको लिखा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो यू विल गेट इथानोइक एसिड। मिथानॉल से हमें मिथानॉल से इथानोइक एसिड बनाना था, तो ये इथानोइक एसिड हो गया। तो हम कैसे देखेंगे, हमने देख लिया कि एक कार्बन बढ़ाना है और एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें KCN की ज़रूरत पड़ेगी। KCN से एक कार्बन बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसके KCN जब CN लग जाएगा तो एसिड बनाना भी आसान रहेगा। तो बट
KCN जब भी काम करता है जब एल्काइल हैलाइड हो, अभी तो ये अल्कोहल है तो इसको एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए SOCl2 दे दिया। फिर जब KCN दोगे तो एक कार्बन बढ़ गया, नाइट्राइल बन गया, इथेन नाइट्राइल। अब इसको जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, 2 बार पानी पिएगा ये, तो अपने आप एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मिथानॉल को इथानोइक एसिड के अंदर। ओके जी, तो ये हटा दें, थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट के अंदर कह रहा है कि इथानमीन को मीथानमीन में, ये इथानमीन है और इसको मीथानमीन में करना है, एक कार्बन कम करना है। ठीक है, अब जब एक कार्बन कम करना है और अमीन बनाना है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड आता है ये दिमाग में। हॉफमैन ब्रोमोमाइड एक कार्बन कम करने के लिए हेल्प करता है, बट ये अभी हमारे पास अमीन है तो अमीन को पहले एसिड बनाना पड़ेगा, एसिड से अमाइड, फिर अमाइड पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगेगा। तो अब हमारे दिमाग में क्या है कि इसको अमाइड बनवाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, इथानमीन को हम पहले अल्कोहल बना लें। अल्कोहल कैसे बनेगा? अल्कोहल बनाने के लिए NaNO2 + HCl देंगे, NaNO2 + HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये क्या बनेगा, N2Cl बनता है, बट ये लीस्ट स्टेबल है, अनस्टेबल है। NaNO2 + HCl में अनस्टेबल होगा और वाटर मिलते ही ये इथानॉल में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब जब अल्कोहल बन गया तो इसको हम एसिड भी बना सकते हैं। अल्कोहल का KMnO4 से रिएक्शन करा दो बेसिक एसिडिक या बेसिक मीडियम में, हीट कर दो तो यू विल गेट एसिड। अब एसिड से अमाइड बना सकते हो, एसिड से अमाइड बनाना है तो अमोनिया के साथ हीट कर दो तो यू विल गेट अमाइड। ठीक है, अब अमाइड पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दो, ब्रोमीन और KOH दे दो, हीट कर दो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा। यही तो बनाना था हमें, मिथानमीन ही तो बनाना था। देखिए ट्रिक क्या लग रही है इसके अंदर। हमने देखा यहाँ 2 कार्बन है, हमें एक कार्बन वाला चाहिए। एक कार्बन कम करने के लिए हम डिकार्बोक्सिलेशन से भी जा सकते हैं और हॉफमैन ब्रोमोमाइड से भी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में जब अमाइड का डिग्रेडेशन करते हैं तो अमीन बनता है, हमें चाहिए भी अमीन और एक कार्बन कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले अमाइड बनाएंगे। अमाइड कैसे बन सकता है, पहले इसको अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल बनाएंगे NaNO2 + HCl या HNO2 भी लिख देते हैं। HNO2 मतलब है नाइट्रस एसिड, क्योंकि कम स्टेबल होती है तो उसी समय बना लेते हैं। NaNO2 HCl को रिएक्ट कराओगे तो HNO2 बन जाएगा। उसी सिचुएशन में हमने इसको बना लिया। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये N2Cl जो बनेगा बहुत अनस्टेबल होगा, तो तुरंत ही टूट के ये अल्कोहल बन जाएगा। इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया, ऑक्सीडाइज करते एसिड में हो जाएगा। एसिड को अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा और अमाइड पे जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे तो एक कार्बन ये वाला कम हो जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन, और यू विल गेट प्राइमरी अमीन CH3NH2। यही बनाना था। तो हमें कन्वर्जन में ये देखना होता है कि क्या चीज़ हमें दी हुई है और क्या चीज़ हमें बनानी है, तो उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। जैसे इस केस में हमने देखा एक कार्बन कम करना है और हमें मालूम है कि ये अमीन बनाना है, इसलिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसीलिए हमने इसको इथानमीन को पहले अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से एसिड बनाया, एसिड से अमाइड बनाया और अमाइड के ऊपर जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाया तो प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन मिथानमीन बन गया। ओके, तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब 5th पार्ट और देख लेते हैं। 5th पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, ये 5th पार्ट में हमसे कह रहा है कि इथानोइक एसिड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है। देख रहे हैं, अब इथानोइक में 2 कार्बन हैं और प्रोपानोइक में 3 कार्बन है। हमें एक कार्बन बढ़ाना है, इथानोइक से प्रोपानोइक बनाना है हमें, तो एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने का KCN से बढ़िया रहेगा, क्योंकि KCN जब CN लगेगा तो एसिड बनाना आसान रहेगा। बट KCN काम किस पे करता है, हेलो एल्केन पे। तो पहले इसको अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो इसको हम इथानोइक एसिड को अल्कोहल कैसे बनाओगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, अब इसको हेलो एल्केन बनाना है तो SOCl2 दे दो तो ये CH2Cl हो जाएगा। अब इसको KCN दे दोगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें प्रोपानोइक एसिड बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है तो ये CN हो गया। अब इसको जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस
जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो ये एसिड में बन जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपानोइक एसिड। हमें इथानोइक एसिड से प्रोपानोइक एसिड बनाना था, तो हमने क्या किया कि एक कार्बन बढ़ाना है, तो हमको एक दिमाग में आ गया कि हमें KCN यूज़ करना पड़ेगा। KCN यूज़ करने के लिए हमें हेलोएल्केन चाहिए। अब ये एसिड है, एसिड को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करें, अल्कोहल को हम हेलोएल्केन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने किया, पहले इसका रिडक्शन किया तो एसिड का, तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को SOCl2 से दिया तो क्लोरोइथेन बन गया। फिर KCN दोगे तो CN जुड़ गया, और जब CN पे हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इथानोइक एसिड से हमने प्रोपानोइक एसिड बना दिया। ठीक है, हटाते हैं इसको, फिर और लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। 5th क्वेश्चन में हम लोग अब 6th पार्ट करेंगे। मीथानमीन को इथानमीन, एक कार्बन बढ़ाना है, ये मीथानमीन था और हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, एक कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, एक कार्बन हम KCN से बढ़ा सकते हैं, तो KCN काम किस पे करेगा, हेलोएल्केन पे। तो पहले इसको अल्कोहल में चेंज करें, मीथानमीन को CH3NH2 को हम अल्कोहल में कैसे चेंज कर सकते हैं, HNO2 दे दो या NaNO2HCl कहते हैं, NaNO2 + HCl एक ही बात है। तो ये क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में ये मीथानॉल बन जाएगा। अब ये जब मीथानॉल बन गया तो हमें हेलोएल्केन बनाना है, तो SOCl2 देंगे तो CH3Cl हो गया। CH3Cl पे KCN काम करेगा, अल्कोहलिक KCN होता है, तो ये CH3CN हो जाएगा। और इसको जब पानी पिला, अब हमें अमीन बनाना है तो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो, तो ये CH3CH2NH2 हो जाएगा। दोनों यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, कार्बन पे, नाइट्रोजन पे भी, सब सिंगल बॉन्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन भी बढ़ गया और अमीन भी बन गया। कार्बन एक बढ़ाना था तो हमें हेलोएल्केन बनाना पड़ेगा इसे, और उसमें KCN जब दोगे तो CN लग जाएगा। CN पे जब रिडक्शन करोगे तो अपने आप हाइड्रोजन लग जाएगा और अमीन बन जाएगा। तो हमने इसको मीथानमीन को पहले अल्कोहल में चेंज किया HNO2 से रिएक्ट करके, फिर SOCl2 से हेलोएल्केन KCN के साथ एक कार्बन बढ़ा दिया। फिर जैसे ही रिडक्शन करोगे CN का तो यू विल गेट अमीन। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाइट्रोमीथेन को डायमिथाइल अमीन करना है। तो हम पहले देख लें क्या चीज़ है और किससे बनाना है। ये नाइट्रोमीथेन है और हमें इसमें डायमिथाइल अमीन बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, इज़ इट ओके? तो हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोमीथेन को अमीन में चेंज कर देते हैं। टिन + HCl दे दो या आयरन + HCl दे दो, तो ये क्या होगा, अमीन में चेंज हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब हम प्राइमरी अमीन को जब इसमें कार्बाइल अमीन रिएक्शन लगाएंगे, ठीक है, CHCl3 और KOH जब दोगे अल्कोहलिक, तो इसको कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन हमें याद होने चाहिए। नेम रिएक्शंस कन्वर्जन में भी काम आते हैं और बोर्ड में नेम रिएक्शंस पूछे भी जाते हैं 2 नंबर के। जब इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन करोगे तो ये CH3NC हो जाएगा। अब इसका जब रिडक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर दो या निकल प्लेटिनम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम करोगे तो ये CH3NHCH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डायमिथाइल अमीन, इसी को कहते हैं डायमिथाइल अमीन या मिथाइल अमीन भी कह सकते, मिथानमीन भी कह सकते हैं। तो ये डायमिथाइल अमीन बन गया। हमने क्या किया, पहले नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट किया मीथानमीन में। ठीक है, मीथानमीन को फिर हमने जब कार्बाइल अमीन रिएक्शन किया तो ये आइसोसाइनाइड बन गया। और जब इसका रिडक्शन करोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, तो आपका डायमिथाइल अमीन बन गया। ओके, नेक्स्ट है कि हमारा ये वाला 7th पार्ट हो गया। अब 8th पार्ट देख लेते हैं। प्रोपानोइक एसिड से इथानोइक एसिड बनाना है। हमें एक कार्बन कम करना है, तो कार्बन कम करने का तरीका हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है और डीकार्बोक्सिलेशन से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये प्रोपानोइक एसिड है और आपको ये चाहिए इथानोइक एसिड। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड वाले से दिखा देते हैं। इसको हमने अमोनिया के साथ हीट किया तो अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब जब अमाइड को हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड देंगे, ब्रोमीन और KOH के साथ हीट जब करेंगे तो ये हट जाएगा।
इथानमीन बन गया। ठीक है, इथानमीन को अल्कोहल बनाना है तो HNO2 दे दो तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल को जब KMNO4 देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे H+ एसिडिक मीडियम में तो ये एसिड बन जाएगा। एक तो तरीका ये है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाले रिएक्शन से किया मैंने, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में। ठीक है, हमने प्रोपानोइक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करा तो अमाइड बन गया, फिर ब्रोमीन KOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लगाया तो CO हट जाएगा, अमीन बन गया, एक कार्बन कम हो गया, HNO2 दोगे तो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि हम अगर प्रोपानोइक एसिड को इथानोइक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रोपानोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, NaOH और CaO के साथ हीट करते हैं, सोडा लाइन कहते हैं इसे ना। तो इससे जब हीट करेंगे तो COH हट जाएगा। अब इसको क्लोरीन दे दें सनलाइट में तो Cl लग जाएगा। ठीक है, इसको एक्वस KOH दे दें तो OH हो जाएगा, और इसको KMNO4 दे दें तो ये एसिड बन जाएगा। हीट कर दें KMNO4 के साथ तो ये एसिड बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, एक कार्बन कम करा, क्लोरीन दिया, फिर अल्कोहल बना, अल्कोहल को फिर एसिड बनाया। बट इसके अंदर क्या है, यहाँ पे जब क्लोरीन सनलाइट में देते हैं ना तो क्लोरीन एक से ज़्यादा जगह भी लग सकता है, तो मिक्सचर बन सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, दिस इज़ बेटर मेथड, इससे बेटर रहेगा। ओके, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे पार्ट्स करके दिखा दिए। तो अब इसके बेसिस पे आप NCERT के काफ़ी कुछ कन्वर्जन्स कर सकते हैं और चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस जो हैं मैं अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो अभी तक की जो वीडियो है मेरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी कन्वर्जन्स में और कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ठीक है, मेरी वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।